हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिखने वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 114 विकास का अर्थशास्त्र पार्ट सेकेंड। ठीक है जी। पहला तो एक बार हमारी क्लास के कंटेंट जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर वन मोर थिंग, जो कि ये गलती हुई है, ठीक है, टाइपिंग एरर की वजह से, ये अर्थशास्त्र है ना। और मोस्टली अगर आपने क्लासेस देखी हो पिछली, उसमें भी यही गलती है। और ये गाइस माफ़ कर देना, टाइपिंग एरर की गलती की वजह से हो गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं हम। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की अवधारणा और उसके प्रभाव क्या पड़े हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या था। ठीक है, अगर आपको पता हो तो 1991 में हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें से एक ये भी था। सरकार ने वैश्वीकरण, हम कह सकते हैं वैश्वीकरण देश में आया था, जिसकी वजह से अब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप्स स्टार्ट किए थे और हम ग्लोबलाइजेशन हो गए थे। यानी कि अब हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सकते थे, आयात निर्यात हो रहा था। और हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि अब वैश्वीकरण था तो वहाँ से यानी कि विदेशी जो थे वो इन्वेस्टर बन रहे थे इंडिया में आके। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की गुप्त गति की धारणा। उसके बाद विकासशील देशों में जो हमारे NGOs होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है ये। एंड देन हम यहाँ पर जानेंगे अपना MEG मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा, जो हमारा एक मॉडल, एक थ्योरी है। गाइज मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों आपके जो टॉपिक्स लिए हैं आज की क्लास में वो चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है। ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, व्यापार होता है, संचार होता है, तकनीकी विकास होता है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब विश्व के देश क्या होगा यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत किसी भी कंट्री के साथ क्या कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, उससे कोई भी हम कह सकते हैं तकनीकी विकास कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत के लोग कहीं भी किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाहर यानी कि जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्टर्स भी आकर के इंडिया में क्या कर सकते हैं, अब वैश्वीकरण होने के बाद से निवेश कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। और ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो देशों को एक तरह से हम कह सकते हैं जोड़ के रखता है। कितने तरीके से, आर्थिक तरीके से भी, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है कि हम जो हमारा वेस्टर्न, हम कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर है, उसे अपना रहे हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों से बातचीत करना सीख रहे हैं, इवन करते हैं उनसे। ठीक है, सामाजिक रूप से हम उनसे जुड़ते हैं, आर्थिक रूप से हम जुड़ते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और निवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तकनीकी और सूचना का तेजी से प्रसार हो रहा है, कहीं की भी किसी की भी सूचना हम कह सकते हैं बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक बाजार का विकास हुआ है। और साथ ही साथ श्रम और पूंजी का वैश्विक प्रभाव हुआ है, यानी कि कोई भी जो श्रमिक है वो अपनी सर्विस को हम कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ही देश में दे, किसी और देश में जाकर के हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के बाद से अपने जो भी श्रम होगा, लाइक एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर कहीं भी जा कर के, नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, किसी भी देश में जाकर के अपनी ये सेवा दे सकते हैं। ठीक है, साथ में पूंजी कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी देश से हम आयात करते हैं। ठीक है, इंडिया को अगर पूंजी की ज़रूरत है, एक मशीन की फॉर एग्जांपल ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश से क्या कर सकते हैं, उसको आयात कर सकते हैं। या फिर किसी देश को पूंजी की ज़रूरत है तो भारत निर्यात कर सकता है। ठीक है जी, तो किसके कारण है ये, सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके,
अब वैश्वीकरण का श्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है ये पढ़ लेते हैं। नई नौकरियों का सृजन हुआ है, श्रमिकों को वैश्विक अवसर प्राप्त हुए। वही एग्जाम्पल जो अभी डॉक्टर वाला मैंने लिया, ठीक है, नई नई नौकरियां लोगों को मिली हैं। साथ में क्या हुआ है, अब कोई भी श्रमिक जो है हम कह सकते हैं किसी भी देश में जा कर के काम कर सकता है, ठीक है। तकनीकी और कौशल विकास भी हुआ है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, लोगों ने नई नई स्किल सीखी है, लोगों के अंदर क्या आए हैं, डेवलपमेंट आए हैं, और साथ ही साथ स्किल्स भी आई है, टेक्नोलॉजी को उन्होंने जाना है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक अगर हम यहाँ पर पढ़ लें तो हम कह सकते हैं श्रमिकों का शोषण भी होता है, ठीक है। स्वदेशी कारीगर और जो छोटे उद्योग के प्रतिकूल हम कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे स्वदेशी कारीगर है, स्वदेशी कारीगर मतलब है यहाँ पर जो हमारे देश के ही लाइक भारत के जितने भी श्रमिक हैं, ठीक है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें कौन से व्यक्ति चाहिए, हमें अब कोई भी देश को, ठीक है, आप हो, हमारा देश हो, कोई भी अदर कंट्री हो, उसको चाहिए जिस व्यक्ति के पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, एजुकेशन हो थोड़ी बहुत, ठीक है, वही व्यक्ति चाहिए। अब जिसके पास हम कहें कि नॉलेज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कारीगरों में जो हमारे देश के जो स्वदेशी कारीगर होंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देशों में श्रम लागत कम होने से सस्ते श्रम का अधिक दोहन हो सकता है। कुछ देश तो हमारे विकसित हैं, ठीक है। अब जो विकसित देश है वो श्रम का हम कह सकते हैं श्रमिकों का यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा लेबर की नीड नहीं है, ठीक है, वो तो पूंजी से उनके पास मशीनरी वगैरह होती है उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो हमारे विकासशील देश होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर भारत का ही, वो कौन सी कंट्री है, भारत विकासशील कंट्री है, वहाँ पर जो श्रम लागत है वो क्या हो सकती है, कम होने के कारण हम कह सकते हैं श्रमिकों को श्रम क्या होगा, बहुत सस्ता हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय जागरूकता और वैश्विक नीतियों में सुधार, ये कुछ हमारे क्या हैं, वैश्वीकरण का श्रम पर प्रभाव है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैश्वीकरण का निर्धनता पे भी प्रभाव पड़ा है। जैसे कि पहला है आर्थिक विकास से गरीबी कम करने में मदद मिलती है, और साथ में वैश्विक बाजार में जो भागीदारी है यानी कि नए नए व्यापार आएंगे। अब जब नए नए व्यापार आएंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये तो हो गया हमारा सकारात्मक प्रभाव, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, अपने आप ही निर्धनता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो असमानता, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं इसको इनइक्वालिटी। लोगों के बीच में क्या होती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण से अधिक लाभ विकसित देशों को मिलता है या फिर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, अमीर वर्ग को मिलता है। तो असमानता होती है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि हमारा वैश्वीकरण का निर्धनता पर यह भी प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर हो सकता है कि अमीर जो है वो और अमीर होता जाए और जो गरीब है वो और गरीब होता जाए, ठीक है। छोटे किसानों और श्रमिकों के लिए जो हमारा कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे किसान होते हैं और जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे श्रमिक होते हैं, उनके बीच में या उनके लिए जो कंपटीशन है यानी कि जो रोजगार के अवसर है वो बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा कि रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को तो जाहिर सी बात है निर्धनता पर प्रभाव पड़ेगा, निर्धनता बढ़ेगी देश में, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि की छिपी हुई गति क्या है, इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी देश या फिर समाज में जन्म दर में गिरावट आने के बावजूद भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसी बनी हुई है, हाई बनी हुई है। फिर से सुन लो, यहाँ पर जो हमारा क्या है, बर्थ रेट क्या है, हाई है, ठीक है। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन रेट है, वो क्या है, हाई है। यानी कि बर्थ तो कम ही हो रहे हैं, बर्थ ना के बराबर हो रहे, लेकिन जो पॉपुलेशन रेट क्या जा रहा है वो हाई जा रहा है, ठीक है, वो बना हुआ है हाई। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, जनसंख्या की आयु संरचना होती है, विशेष रूप से युवाओं की अधिक संख्या। इसका मतलब सीधा सीधा सा आप ये मान लो कि हमारे
जो जन्म हो रहे हैं वो तो ना के बराबर हो रहे, उसमें तो गिरावट आ रही है, लेकिन वृद्धि दर क्या है जनसंख्या की, वो बनी हुई है, हाई लेवल पर ही है। इसका कारण है कि जो देश में, किसी भी देश में जो युवाएं हैं, जो युवा हैं, उनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है, वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण हमारा क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की, ये कह सकते हैं हम, गुप्त गति कहलाती है। ठीक है, जब किसी देश में युवा जनसंख्या होती है तो वे प्रजनन आयु में आने के बाद जन्म दर को बनाए रखते हैं, जिससे कुल जनसंख्या में वृद्धि जारी रहती है, भले ही हम कह सकते हैं जन्म दर में गिरावट आए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? फिर से सुनो, हम कह सकते हैं किसी भी देश में युवा जनसंख्या क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब वो युवा है वो बेबी कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो जन्म दे सकते हैं। अब वो क्या रहेगी, जन्म दर तो बनी रहेगी ना। ठीक है, क्या है हमारे पास, युवा जनसंख्या ज़्यादा है, जिनकी वजह से जो जन्म दर है वो बना हुआ है। जन्म दर बना हुआ है तो जनसंख्या में वृद्धि जारी ही रहने वाली है, लेकिन जन्म दर में यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि गिरावट आ रही है। ठीक है, अब इसका निहितार्थ क्या है, जनसंख्या नियंत्रण नीतियों पर प्रभाव लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ नीतियाँ हैं। जन्म दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या कुछ समय तक बढ़ती रहती है, इसलिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। यानी कि हमने अभी पढ़ा, हमारा जो जन्म दर है, ठीक है, अगर हमें उसमें गिरावट लाना है, उसके गिरावट लाने के बावजूद भी क्या बताया गया कि जनसंख्या क्या है, कुछ समय तक बढ़ रही है। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, क्या बताया गया, जन्म दर में गिरावट आ रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इंक्रीज हो रही है। यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, हमें ऐसी योजना बनानी होगी जो दीर्घकालिक समय के लिए चले, जिससे कि क्या हो, जन्म दर हम कह सकते हैं स्टेबलाइज हो जाए, इक्वल हो जाए, और साथ में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी क्या हो जाए, लो हो जाए। ठीक है, या दोनों इक्वल हो जाए। उसके बाद क्या है, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। बड़ी युवा आबादी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डालती है। तो ये तो हो जाता है हमारा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। फिर क्या है हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश। यदि इस युवा जनसंख्या को कुशल बनाया जाए तो ये आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है, बेबी नहीं करेगी, फिर क्या करेगी, आर्थिक विकास में योगदान लाने में मदद करेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अपना। साथ में शहरीकरण और संसाधनों पर दबाव। बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए हमें सारे संसाधन चाहिए। जब जनसंख्या चाहिए, लोग रह रहे, तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, साथ में, और इन सभी के साथ साथ क्या चाहिए, एक अच्छा रोजगार भी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता बढ़ेगी। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें पता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की जो गुप्त गति है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हम कह सकते हैं कि उन युवाओं में, ठीक है, शिक्षा हो, उन्हें शिक्षा पता हो। ठीक है, परिवार नियोजन जैसी चीज़ें जो है, जो हम कह सकते हैं जो युवा हैं उन्हें पता हो कि परिवार नियोजन क्या होता है, और साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर हैं उनमें भी क्या हो, सुधार हो। ठीक है जी, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओके, अब है यहाँ पर हमारा एनजीओ की क्या भूमिका होती है। अभी कौन से संगठन होते हैं, ये संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र रूप से, सरकार से हम कह सकते हैं सरकार का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग काम करते हैं। जैसे कि सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, पर्यावरणीय विकास में योगदान देने का काम किसका होता है, एनजीओज का होता है। और अपने ऐसे बहुत सारे एनजीओज अपने सुने होंगे। ठीक है, विकासशील देशों में ये संगठन गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही हमारे क्या होते हैं, एनजीओज होते हैं। ठीक है, अब इनकी भूमिका क्या क्या होती है, फिर से वही पढ़ना है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और आजीविका संवर्धन। क्या है पहला पॉइंट, गरीबी और जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। सूक्ष्म वित्त, अब रोजगार कैसे है, ये स्वरोजगार है, यानी कि अपने पास से हम कह सकते हैं अपने एनजीओ में ही कहीं वगैरह लगा देना, अपनी पहचान के जरिए लगा देना। ठीक है, ट्रेन करना उनको स्किल्स देना। ठीक है,
और एक जो सूक्ष्म वित्त है, ठीक है, उसके माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो मतलब हम कह सकते हैं जिससे गरीबी हटाई जा सकती है, उनको बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है हमारा SELCO इंडिया, भारत में गरीबी को सौर ऊर्जा आधारित समाधान उपलब्ध कराना। ये क्या है, हमारा NGO है, इसका वर्क है कि भारत में जो गरीबी हमारे जो हम कह सकते हैं गरीब हैं, उनको क्या करता है, सौर ऊर्जा के आधार पर समाधान उपलब्ध कराता है, ठीक है जी। स्वास्थ्य और पोषण हो गया यहाँ पर, इसके भी एग्जाम्पल्स है हमारे, ठीक है। एक है हमारा स्माइल फाउंडेशन, ग्रामीण और शहरी जो गरीब होते हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम करना। कुपोषण जो है और जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है उस पर हम कह सकते हैं एक अभियान चलाना ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। जैसे कि हमारा उदाहरण है क्या, स्माइल फाउंडेशन क्या करता है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं क्या कहते हैं प्रदान करता है, ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाना, ये किसका है, SEWA सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से क्या बनाने का काम है इसका, इस NGO का, इसको सशक्त बनाने का काम है इसका, ठीक है। महिलाओं को रोजगार देना और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा भी देना, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, हमारी जो घरेलू हिंसाएं होती हैं महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ उन्हें जागरूक करना, ठीक है, स्ट्रांग बनाना। ये हो गया किसमें, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारी क्या है, मॉडल है या फिर अब थ्योरी है क्या, MEG आधुनिक आर्थिक समृद्धि। ये किसने दी थी, साइमन कुजनेट ने दी थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, इसमें बताया उन्होंने औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के कारण कुछ देशों ने बहुत जल्दी क्या किया है, आर्थिक विकास किया है, ठीक है। अब जो उनका अध्ययन रहा, किसका, साइमन कुजनेट का जो अध्ययन रहा, उनके हम कह सकते हैं यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर केंद्रित था। ये जो उनका थ्योरी है, ये जो उनकी मॉडल है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे सेंटर किया है, अपना आर्थिक विकास पे। लॉन्ग टर्म तक हमें क्या चाहिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और इसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और उनके आर्थिक विकास के बहुत सारे क्या है, पैटर्न है, जिसमें कि साइमन कुजनेट ने क्या करा है, कंपैरिजन करी है, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं, क्या है, उच्च आर्थिक विकास दर चाहता है ये, जो हमारे साइमन कुजनेट है, उन्होंने क्या बताया है इसमें कि एक हाई लेवल पर क्या हो, हमारा किसी भी देश का बहुत जल्दी से आर्थिक विकास हो, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, उद्योग हो और सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, श्रम विभाजन हो और साथ ही साथ लोगों के बीच में क्या हो, यानी कि सीधा सीधा सा रोजगार हो और स्किल्स हो लोगों के पास, और वृद्धि की असमानता, ठीक है जी। अब यहाँ पर है MEG की विशेषताएं विभिन्न देशों में विभिन्न होती हैं। कैसे, औद्योगिकरण की गति है, नीतिगत ढांचा है, जनसंख्या वृद्धि और श्रम बाजार है, तकनीकी प्रगति और नवाचार है, और वैश्विक व्यापार और संसाधन उपलब्धता है। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी पढ़े सभी देशों में अलग अलग मिलेंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी MEG मॉडल है, थ्योरी है, उसकी विशेषताएं भी सभी देशों में अलग अलग मिलेंगी आपको। जैसे कि हमारा औद्योगिकरण की अगर मैं बात करूँ तो अगर जो हमारे विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, औद्योगिक क्रांति को अनुभव किया, यानी कि वो क्या लेकर के अपने देशों में इंडस्ट्रियल, हम कह सकते हैं उन्होंने वो इंडस्ट्रियल जो फैक्टर है, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसको स्टार्ट किया, ठीक है। और जबकि जो हमारे विकासशील देश है उन्होंने उसको बाद में बढ़ावा दिया, ठीक है, जिस कारण औद्योगिकरण की गति क्या है, विकसित देशों की ज्यादा हुई, तभी वो हम कह सकते हैं कि विकसित देश बन पाए। फिर नीतिगत ढांचा, कुछ देशों में जो सरकार हस्तक्षेप अधिक रहा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है चीन, आपको पता है चीन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। और जबकि कुछ में मुक्त बाजार आधारित प्रणाली रही, जैसे कि अमेरिका। तो सभी देशों के क्या है, हमारे पास नीतिगत ढांचाएं अलग हैं, जिसकी वजह से MEG की जो विशेषताएं हैं वो भी सभी देशों में क्या रही, विभिन्न रही, अलग अलग रही। जनसंख्या वृद्धि और श्रम बाजार, भारत और ब्राजील जैसे देशों में युवा आबादी कैसी है,
बहुत अधिक है, जिससे कि श्रम शक्ति बड़ी है, जबकि जापान और यूरोप में अगर हम बात करें तो वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है। क्या बोला गया? अब युवाओं को क्या चाहिए? श्रम चाहिए, ठीक है, रोजगार चाहिए, तो श्रम शक्ति क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें जापान जैसे और यूरोप जैसे देशों की, तो वहाँ पे वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि और श्रम बाजार में यहाँ पर डिफरेंस आ गया देशों के बीच। तकनीकी प्रगति और नवाचार, विकसित देशों में तकनीकी नवाचार बहुत जल्दी से हुआ है, जबकि जो हमारे विकासशील देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जो नवाचार है उन्होंने उनको अपनाने में, यानी कि टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को अपनाने में थोड़ा समय लिया है। वैश्विक व्यापार और संसाधन उपलब्धता, खनिज, ऊर्जा संसाधन और व्यापारिक नेटवर्क भी आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं, जिसका भी एग्जाम्पल हम वैश्विक, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? वैश्वीकरण पर ही था, ठीक है। भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैश्वीकरण क्या था? बहुत समय के बाद आया था, ठीक है। संसाधन उस टाइम पर 1991 से पहले तक संसाधन हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। लोग किस पर डिपेंड थे? कृषि पर डिपेंड थी। तो यहाँ पर ये बहुत सारी नीतियाँ हो गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी है और नवाचार है, हमारा जनसंख्या वृद्धि है, नीति है और औद्योगिकरण की जो गति है, ये सारे के सारे हमारे जो हम कह सकते हैं MEG की विशेषताएं हैं और सभी देशों में क्या है? अलग अलग है, जिस कारण इसकी विशेषताएं, MEG थ्योरी की विशेषताएं भी क्या है? सभी देशों में अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।